force acting on a body is able to move the body. Is able to move the body. Work done by a constant force. Work done by a constant force. दो तरीके से हम निकालेंगे, बाय वेरिएबल फोर्स और बाय अ कांस्टेंट फोर्स. पहले केस में when force and displacement are in same direction. इस चैप्टर की थ्योरी सबसे आसान है, सबसे सिंपल चैप्टर है, न्यूमेरिकल्स भी सबसे आसान है इसकी. कोई मुश्किल एग्जाम कैसे हो? अच्छा हो गया, रिजल्ट आए? नहीं अभी नहीं है. चलो ठीक है, ऑब्जेक्ट आ गया, इस पर आपने F फोर्स लगा दी, बॉडी डिस्प्लेस होके इधर चली गई तो डिस्प्लेसमेंट भी इस तरफ ही हो गई. तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल कितना हो गया? 0. थीटा कितना हो गया? 0. थीटा किसके बीच में? एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया. तो वर्क डन किसके बराबर आ गया? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. दूसरे केस में इसे लिखिए फटाफट, इसे लिखिए. हटा दूं? दूसरा नीचे तक आ रहा है, इसमें दिखाई दे रहा है, आ ही जाएगा. चलिए दूसरे केस में बॉक्स पर फोर्स लगे इस तरफ और बॉडी में डिस्प्लेसमेंट हो गया इस तरफ. कितना एंगल आ गया? थीटा. कितना डिस्प्लेस हो गया आगे बॉडी? इस तरफ. एस डिस्प्लेसमेंट आ गया बॉडी में. इस बार इन दोनों में एंगल कितना है? थीटा. तो फोर्स का कौन सा कंपोनेंट इसको आगे लेके जा रहा है? F cos थीटा. F cos थीटा. वर्क तो वही है, वर्क का फॉर्मूला तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है. फोर्स कितना हो गया? F cos थीटा. डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? S. ठीक, तो आप इसको Fs cos थीटा करके मान लेते हो, लिख लेते हो. AB cos थीटा. AB cos थीटा किसका मैग्नीट्यूड होता है? डॉट प्रोडक्ट का. यानी वर्क इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. तो वर्क हो गया F डॉट S. वर्क हो गया F डॉट S. और अगर चुचे जैसी बढ़िया. जिम चल रहा था नहीं? जिम जा रहा है कि नहीं आजकल? नहीं, छोड़ दिया. लिख लिया? आगे लिखो. वर्क कौन सी क्वांटिटी हुआ? कैसे पता? डॉट प्रोडक्ट. A dot B is always a scalar quantity. वर्क है F dot S, इसलिए क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है इसलिए ये कौन सी क्वांटिटी हो गई? तो वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी. वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी. ध्यान रखिए. यूनिट्स ऑफ वर्क. यूनिट्स ऑफ वर्क. ऐसा यूनिट तो पता ही है आपको, जूल. और सीजीएस यूनिट क्या होती है? हर रिलेशन बताइए. एस नहीं लगाते यूनिट्स में, एस नहीं लगाते हम कभी. अब आपको अगर आ जाए डिफाइन करने के लिए, एक जूल होता कितना है भाई? वर्क का फॉर्मूला आपने लिखा F इंटू एस. ये लिखा. फोर्स किस में होती है? न्यूटन में. डिस्प्लेसमेंट किस में होती है? वर्क किस में होता है? सिंपल डेफिनेशन बिल्कुल. अगर 1 न्यूटन का फोर्स लगाकर हम किसी बॉडी को 1 मीटर से डिस्प्लेस कर देते हैं तो इसका मतलब हमने 1 जूल वर्क कर लिया. सिंपल है. अगर हम 1 न्यूटन का फोर्स लगाएं और बॉडी 1 मीटर से डिस्प्लेस हो जाए, इसका मतलब हमने 1 जूल वर्क कर लिया. ऐसे सीजीएस में आ जाएगा. 1 अर्थ
इज इक्वल टू क्या क्या डाइन डाइन फोर्स की ऐसा यूनिट सेंटीमीटर। अगर आप एक डाइन की फोर्स लगा के किसी बॉडी को 1 सेंटीमीटर मूव कर देते हो तो आपने एक अर्ग वर्क कर, दोनों में रिलेशनशिप आप लिख लीजिए। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल। आगे लिखिएगा, इसकी होती तो ग्रेविटेशनल यूनिट्स भी है पर मैं वहां जाने का जरूरत नहीं है उसको। नेक्स्ट लिखिएगा नेचर ऑफ वर्क। नेचर ऑफ वर्क ये सब आपने 9th में किया हुआ है, कुछ नया नहीं कर रहे हो। नेचर ऑफ वर्क, पहला वर्क आया पॉजिटिव वर्क। ईमानदारी से बताना, पीछे एक हफ्ते कुछ किया, न्यूमेरिकल्स वगैरह करे किसी ने? नहीं किए तो किए थे? कौन से चैप्टर करे? हाँ सृष्टि नहीं किया ना, मम्मी तो मना करे। अच्छा, पॉजिटिव वर्क देखिए, जब भी हमारा एंगल 0 से बड़ा और 90 से छोटा होगा तो वर्क हमेशा पॉजिटिव है। कैसे? वर्क का फॉर्मूला क्या लिख कर आए होगे? एफ एस कॉस थीटा। पहले क्वाड्रेंट में 0 से 90 डिग्री के बीच में कॉस की सारी वैल्यू पॉजिटिव आती है। अगर पॉजिटिव आती है तो 0 से लेकर 89 तक कुछ भी रख दो यहाँ पर, आपके सारे वर्क कैसा आएगा? पॉजिटिव वर्क। ठीक है ना? जैसे आपने इधर फोर्स लगा दी, इधर फोर्स लगा दी, इधर फोर्स लगा दी, बॉडी मूव करके आगे चली गई, तो एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज एन एक्यूट एंगल, इज एन एक्यूट एंगल। जब भी एंगल कैसा होगा? एक्यूट, तो वर्क कैसा आएगा? हमेशा पॉजिटिव। इसमें तो कुछ है ही नहीं करना। दूसरा केस नेगेटिव वर्क, कॉस 180 की वैल्यू बताइए, -1। वर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा उस केस में? एफ एस कॉस 180 मतलब माइनस एफ एस कॉस 180, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल हुआ 180। कुछ एग्जांपल्स बताइए, कुछ एग्जांपल बताइए। वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। बॉडी है, इधर को ले गए हम, डिस्प्लेसमेंट हो गया इधर को, और फ्रिक्शन लग गया ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो एंगल कितना आ गया दोनों में? 180 डिग्री का। वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन कैसा होगा? नेगेटिव होगा। और कोई एग्जांपल बताइए, और कोई एग्जांपल बताइए। आप बॉडी को ऊपर उठा के ले लो, आप बॉडी को उठा के यहां से ऊपर ले जाओ, इसका वेट किधर होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स किधर को होगा? वेट क्या होता है? फोर्स। वेट क्या होता है? फोर्स। और लेकर किधर जा रहे हो? ऊपर। फोर्स नीचे लग रही है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर को हो रहा है, एंगल कितना आ गया? 180। वर्क डन कैसा कहलाएगा? नेगेटिव। वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, ये आ गया वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। दोबारा बोलिए। अगर एंगल 270 और 360 के बीच में हो तो कॉस थीटा पॉजिटिव। मुझे एग्जांपल लेके बताइए जो एंगल 300 डिग्री होगा। वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स या वेट, कैसे लिखें? अगेंस्ट, अगेंस्ट। ऐसे दिखाओगे भी कैसे तेजल बाबू? पॉसिबल है? पॉसिबिलिटी लगती है कुछ? फोर्स किधर लगा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट किधर को जा रहा है? कोई पॉसिबिलिटी है? ये आपका एंगल, कोई पॉसिबिलिटी है कि फोर्स इधर लगाइएगा और डिस्प्लेसमेंट उधर को भागेगा? नहीं है ना? मत सोचिए। ठीक,
आगे लिखिएगा जीरो वर्क, जीरो वर्क। ये तीनों आप 9th में कर चुके हो। जब एंगल कितना हो, एग्जाम्पल्स याद दिलाइए। वर्क डन बाय कुली, यस, कुली को पोर्टर भी बोलते हैं ना। जब कुली वजन उठाता है तो किधर को चलता है, मान लो आगे जा रहा है तो फोर्स किधर को लगा रहा है, एंगल कितना आएगा। और कोई एग्जाम्पल बताइए, और कोई एग्जाम्पल बताइए। थोड़ा सा बताइए, खुल के बताइए, मजा नहीं आया, समझ में नहीं आया, दोबारा बताइए। उसका डिस्प्लेसमेंट में कोई लेंगे ना, आप उठाओगे तो कैसे उठाओगे, कैसे आपने उठाया, फोर्स लगाई ऊपर को, लेकिन चल किधर रहे हो, है जी। ये तो मुझे याद आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बॉडी का डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन किधर है, या वेलोसिटी का डायरेक्शन किस तरफ है, और बॉडी पर सेंट्रीपिटल फोर्स किधर को लग रही है। तो जब भी बॉडी गोल गोल घूम रही होगी तो वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स कितना आएगा, जीरो। इसीलिए कोई सैटेलाइट अगर अर्थ के चारों तरफ घूम रही है तो उस पर कोई वर्क डन नहीं हो, कोई वर्क डन नहीं हो, लिख लीजिएगा कहीं। तो 40 डेज में आप जान पर होंगे। देखो इस बार लैंडिंग कैसी होती है, पिछली बार तो खतरनाक लैंडिंग हो गई। दूसरी किस चीज की बात कर रहे हैं, हैं? अच्छा चलो बढ़िया, सुनते रागी, ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं। कहाँ जा रहे हैं, तो अभी फिलहाल कहाँ निकल गया है, ये नहीं पता। अभी ये अर्थ के चक्कर लगाएगा पहले, हैं? अभी तो ये अर्थ के चक्कर लगाएगा 3-4, उसके बाद ऐसे से वो तो ऐसे घुमा के फेंकते ना जोर से, ऐसे चक्कर लगाएगा, अपनी स्पीड बढ़ाएगा, स्पीड बढ़ाएगा, स्पीड बढ़ाएगा, और फिर यूँ निकले। वो एग्जैक्टली ऐसे 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 सस्ते में भेजने का तरीका मिल गया ना इनको। हाँ हाँ सच्ची में, पिछली बार हम लोगों ने पता नहीं टैक्सी से भी कम पैसों में भेज दिया था, वो इतना सस्ते में भेजा था। बनाइए एक और, लोगों को लगता रहता है ये पैसा क्यों लगा रहे हैं इसमें, जब पहुंच गया, लैंडिंग हो गई, तो वहाँ उसके बाद पता लगेगा कितना बड़ा मार्केट बनता है इंडिया। मार्केट नहीं बनता, कितना बड़ा ये इन सब चीज़ों का। क्या कह रहे हो, मंगलयान 2 भी हो रहा है, ठीक है, प्लॉट लेके डाल दो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। टेंशन और डिस्प्लेसमेंट में एंगल कितना है, 0। एक छोटा सा क्वेश्चन, लिखिए, a force F equals to K y I cap प्लस x j cap। कनिष्का इसको बंद कर लो, इसको फैन को। Where k is a positive constant,
ये फोर्स हमने दी हुई है, लिख लेना, क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं है। एक्स ऑन ए पार्टिकल मूविंग इन एक्स वाई प्लेन, एक्स ऑन ए पार्टिकल, एक्स ऑन अ पार्टिकल मूविंग इन एक्स वाई प्लेन। ठीक है दोस्तों, पूरा क्वेश्चन लिख लीजिएगा। स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन, starting from the origin, comma, the particle is taken along, the particle is taken along, is taken along positive x-axis to a point, this लिख दिया मैंने, to a point a comma 0, and then parallel to x-axis, sorry, and then parallel to y-axis, and then parallel to y-axis to a point a comma a. Calculate the work done by the force, calculate the work done by the force। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। Calculate the work done by the force। पहले एक बार समझने की कोशिश किया कर, रख ओए चिकू, रख मत, समझ पहले क्या कह रहा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देख तो सही कम से कम। कह रहा है हमने एक फोर्स लगाई है, ठीक है, लगाई होगी फोर्स, दिख रही है एक्स वाई प्लेन में लग रही है। कैसे पता लग रहा है? इसका आई कंपोनेंट आ रहा है, जे कंपोनेंट आ रहा है, इसका मतलब फोर्स हमारी एक्स वाई प्लेन में लगी है। ये हमारा एक्स एक्सिस आ गया, ये हमारा वाई एक्सिस आ गया। यहाँ कहीं फोर्स लगा दी होगी, ऐसे 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 किधर को लगा दी होगी, ठीक है। अच्छा, कह रहा हमने स्टार्टिंग किया तो पार्टिकल था a, 0 पर, ये x कंपोनेंट होता है, ये y होता है, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट, मान लो यहाँ पर है। x एक्सिस वाला पार्ट कितना है a, y एक्सिस वाला पार्ट कितना है 0, खत्म। एब्सिस और ऑर्डिनेट नहीं बोलते थे 9th क्लास में, वही तो चीजें। अब आप इसको मूव करा के कहाँ ले गए, a, यहाँ कहीं आना चाहिए, y भी a आ गया और x भी a आ गया, तो ये a, a आ गया, यानी आप इसको उठा के इधर ले आए, इधर ले आए। और क्या करना है इसमें, ये आ गया हमारा। तो आप देखो यहां से चले और यहां पहुंचे, कितना पहुंचे हो, कितना चले आप, a ही तो डिस्टेंस चले हो, और किस तरफ चले हो, y एक्सिस की तरफ, तो यानी आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, ए जे कैप हो गया कि नहीं हो गया। क्वेश्चन खत्म हो गया, यही क्वेश्चन खत्म हो गया। क्यों? वर्क का फॉर्मूला क्या है, F डॉट S, फोर्स आपके पास है माइनस के वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप, और इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ कर दोगे, ए जे कैप के साथ। अब याद दिलाओ, आई डॉट जे, आई डॉट जे। तो यहां पर अगर आप मल्टीप्लाई करिएगा इसको, तो आई और जे का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 0, और जे और जे का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा जे वाई, और आई डॉट जे कितना होता है 0, जे डॉट जे कितना होता है 1, तो कितना आया आंसर, माइनस के ए एक्स। तो फिर तुम क्या बता रहे थे, एक मिनट, हाँ बताइए, आगे बताइए, आंसर निकालिए। ये बात समझ में आ गई, डॉट प्रोडक्ट वाली बात समझ में आ गई भाई। माइनस के तो माइनस के रहेगा, इनको जब आप प्रोडक्ट करोगे तो जे डॉट जे 1 आएगा, यानी a इंटू एक्स। एक्स क्या है, एक्स क्या है, एक्स क्या है, हाँ बोलो बोलो, एक्स क्या है, पार्टिकल इन एक्स क्या है बेटा, देख इसको देख, एक्स जे कैप, एक्स जे कैप, यानी ये फोर्स का वो हिस्सा है जो वाई एक्सिस की तरफ लगा है,
ये फोर्स का वो हिस्सा है जो y एक्सिस की तरफ लगा। ये देख यहाँ पर फोर्स का वैल्यू, ठीक। अब बताओ क्या लिखना चाहिए। x को a कैसे लिख लिया, बोल दो बोल। इंटीग्रेट करने की इसमें जरूरत क्या है, इसमें इंटीग्रेट करने की जरूरत क्या है। उठा के आपने कितना डिस्प्लेसमेंट किया है, x कितना, ये वाला हिस्सा कितना आ रहा है इसका, बस बात खत्म करो ना, फिर क्या दिक्कत है। कितना है, बस खत्म आंसर, इसमें क्या सोचना। हमारी क्लासेस कुछ दिन के लिए 15 मिनट सरका दूं, पीछे 4:15 से 7:15 कर दूं। इसका स्कूल लेट छूटने लगा काफी, प्रोडक्ट का 4:15 से चल जाएगा काम, 15 मिनट और है। लड़कियों को दिक्कत तो नहीं किसी को। चलो एक बार 12th में और बात करूँ। लिखिए अगला क्वेश्चन करिए। अगले क्वेश्चन में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आ रही है। सैटरडे क्या प्रॉब्लम हुई, सैटरडे छुट्टी होती है उसकी, सैटरडे 4 बजे रख लेना। थोड़ी सी कंफ्यूजन रहेगी इसमें, बच्चे कोई 4 आएगा कोई 4:15 आएगा, भूल जाओगे रोज रोज। चलो कोशिश करेंगे फिर भी। ये आ गई टेबल, फिर भी एक बार बात कर लेंगे, सबसे उधर भी लड़कियां बहुत सारी हैं, 12th में फिर बात करेंगे। एक चेन है 2 मीटर की, ठीक है, इसकी लेंथ लिख दिएगा 2 मीटर, ये पूरा 2 मीटर का लेंथ है। और इसका जो 60 सेंटीमीटर है ना, इट इज हैंगिंग, ये लटक रहा है, झूल रहा है, ठीक है। चेन का टोटल मास दिया हुआ है 4 kg। चेन का टोटल मास दिया हुआ है 4 kg। कहता है बताओ हम इस टेबल, इस हैंगिंग पार्ट को खींच के टेबल पे ले जाना चाहते हैं, ये जो हिस्सा लटक रहा है इसको खींच के ऊपर ले जाना चाह रहे हैं, बताओ कितना वर्क डन हो, बताओ कितना वर्क डन हो। ऐसे क्वेश्चन में आज के बाद एक चीज का ध्यान रखना है। आप सोचते हो अगर मैंने एक रिंग ऊपर उठा लिया तो लेंथ छोटी नहीं हुई, देखने में बड़ा आसान लग रहा है। ये वर्क डन होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। थोड़ा सा यहाँ पे आओ, चेयर पे मेरे पास, यहाँ से थोड़ा सा यू, अच्छा यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं ना, बैठ जाओ प्लीज, तुम थोड़ा आगे बैठ, एक सीट आगे, यहाँ से समझने ज़्यादा अच्छे से। वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आपको लगेगा आपने इसका वेट निकाल लो, जितना उठा के ले जाना है 60 सेंटीमीटर ऊपर ले जाओ, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। लेकिन सोचो इस बात को, अगर मैंने इसको 10 सेंटीमीटर ऊपर उठा दिया तो अब तो लेंथ कितनी रह गई, 50। फिर मैंने इसको 10 उठा दिया, अब लेंथ कितनी रहेगी, 40। तो क्या डिस्प्लेसमेंट बार बार चेंज करोगे, नहीं। ऐसे केस में हम क्या करेंगे, ये जो हैंगिंग पार्ट होता है ना, चाहे चेन हो, कोई रोप हो या कुछ भी हो, इस पूरी हैंगिंग पार्ट का वेट हम यहां मान लेते हैं, लेट अस टेक इट सेंटर ऑफ ग्रेविटी टू बी एट दिस प्लेस। अब आपको पूरी चेन नहीं देखनी है, अब आपको सिर्फ क्या करना है, ये पॉइंट देखना है। ये पॉइंट कितना ऊपर लेकर जाएगा, आपको कितना ऊपर ले जाना है। अभी एक और क्वेश्चन आएगा, वेल में एक बकेट लटकी हुई है, पानी से खींचनी है आपको, बताइए कितना वर्क डन होगा। कुछ भी आ जाए, बस इस चीज का ध्यान रखना है, जब आप इस चेन को ऊपर पकड़ के खींचेंगे तो इसका वेट इस पॉइंट पर कंसंट्रेटेड मान लिया आपने। अब हमें चेन का ये नहीं लेना 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, अब हमें पता है इसका वेट कहाँ है, 30 सेंटीमीटर पे, सीजी पे है इसका, बस खत्म करो। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कैसे निकलेगी, जब चीजें समझ में नहीं आती तो मुझे आंखों में देखने के लिए बिल्कुल बंद क्या करो, बताओगे समझ में नहीं आ रहा है। मैं ये कह रहा हूँ आपसे, मान लीजिए ये वेल है हमारा थोड़ा सा, ठीक है, मुझे आंखें पढ़नी पड़ती है, तुम लोग ऐसे ना करा दो, ये पानी रहा। अब एक यहाँ से एक बकेट लटका रखी मैंने यहाँ, अब मैं आपसे कहता हूँ बताओ इसको खींचने में कितना वर्क डन होगा, उसकी लेंथ दे दी मैंने 10 मीटर आपको। तो जब आप इसको खींचोगे तो इसका वेट ही तो नीचे को है, यही तो उठाना है आपने, तो आप फोर्स तो कम से कम कितना लगाओगे, इसके वेट के बराबर, तो आपको इसको उठाना पड़ेगा ऐसे करके। दूसरी बात, अब कितना ऊपर लाओगे, मान लीजिए ये 10 मीटर है, आपने 1 मीटर ऊपर खींचा तो अब 9 ही रह गए। अब क्या फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हर बार निकालोगे, इंटीग्रेशन करोगे, नहीं। इसका आसान तरीका क्या है,
इस पूरी बॉडी का वेट यहाँ मान लो आधे में, कितना लेंथ है 10, 5 पे मान लो। अब आपको कुछ नहीं करना, कितना वेट है और कितना डिस्प्लेसमेंट है इसका आधा, खींचो ऊपर और खत्म करो। ऐसे यहाँ पर फोर्स आ गया वेट के बराबर इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया 30 सेंटीमीटर, मीटर में कर लेते हैं इसको, है ना। क्या कह रहे हो 30 तो बता रहा हूँ, कितना लेंथ लटका हुआ है तो तू उसका आधा कर दे बस, ठीक है ना। इसका सीजी सेंटर पे आ जाएगा इसका। अच्छा, इसका वेट कैसे निकालोगे? 200 सेंटीमीटर का मास कितना है 4 किलो। 1 सेंटीमीटर का मास कितना होगा 4/200 इंटू 60 आ गया। तो ये आ गया 24 12 5 10 1.2 आ गया ना, 1.2 kg, ठीक है ना। 1.2 kg आ गया, तो ये आपका मास हो गया 1.2 kg। जी को 10 ले लेते हैं इंटू 30/100, 12 के 36 3.6। क्वेश्चन को ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन बार बार आएंगे, बाद में कॉम्प्लिकेटेड आएंगे थोड़े से, लेकिन करना ही है, कुछ नया नहीं है इसमें। बोलिए आऊं? अच्छा आया। एक इसको म्यूट कर दूं। बाय अ वेरिएबल फोर्स, पहले लिखिएगा एनालिटिकल मेथड। ये आ गया ओरिजिन, बना लिया। पिछली बार हमारी फोर्स कांस्टेंट थी, अब की बार फोर्स हमारी लगातार बदलेगी। अब वो डायरेक्शन बदले या मैग्नीट्यूड बदले कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी बदल सकता है। अब देखिए, अब शुरुआत में बॉडी ओरिजिन से यहाँ की, ये बॉडी की कौन सी पोजीशन हो गई, ये बॉडी की इनिशियल पोजीशन हो गई। आपने फोर्स लगाई, बॉडी धीरे धीरे फोर्स लगातार बदल रही है, फोर्स बदल रही है, कभी कुछ है कभी कुछ है, कभी डायरेक्शन कुछ है, कभी मैग्नीट्यूड कुछ है, ठीक है। इनिशियल से फाइनली कहाँ पहुंच गई, बी पर पहुंच गई। बॉडी का इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कितना था S1, आप इसे पोजीशन भी कह सकते हैं। ये पोजीशन कितनी थी S2, तो बॉडी अगर A से B चलिए तो फाइनली कितना चलिए, दिखाई दे रहा है वो S2 माइनस S1 चलिए, लेकिन फोर्स सेम नहीं है, वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। ऐसे केस में हम क्या करते हैं, जब हम बॉडी को ले जा रहे थे, when we were taking the body from position A to position B, तो बॉडी इस पोजीशन पर थी, लेट अस वैसे कुछ नाम ले लेता हूँ, लेट अस टेक इट M, ठीक है। बॉडी किस पोजीशन पर थी, M पर। M पर हमने कितनी फोर्स लगा दी F, और बॉडी को इस फोर्स की वजह से हमने थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया, कितना आगे DS। ये बात हम पहले कितनी बार कर चुके, DS क्या है, वेरी 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 स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, इतना छोटा कि हम इसको ये गैप बता नहीं सकते कि कितना, बहुत छोटे पे उतरा है। जो ऐसा करते हैं तो हम किसकी बात कर रहे होते हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस में आ गए धीरे धीरे, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने इस पॉइंट पर बॉडी पर कितनी फोर्स लगाई F, और बॉडी को कितना डिस्प्लेस कर दिया DS। क्या मैं M से N ले जाने का वर्क डन निकाल सकता हूँ, क्यों नहीं निकाल सकते, निकाल दिया, निकाला। सिर्फ यहां से छोटा सा डिस्टेंस आगे तक ले जाने में जितना वर्क डन वो निकाल लिया हमने। अब ये काम यहीं से क्यों नहीं करना शुरू कर देते,
यहाँ से थोड़ा सा आगे लेके जाओ, फिर थोड़ा सा आगे लेके जाओ, फिर ds आगे लेके जाओ, फिर ds आगे लेके जाओ, धीरे 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 यहाँ तक ले आओ। और ये जो f डॉट ds है इसको क्या कर दो, जोड़ लो। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, जोड़ना। तो हम क्या करेंगे, छोटे छोटे वर्क डन जो ये रास्ते में वर्क करते आए हैं उसको यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। जोड़ लेंगे मतलब इंटीग्रेट कर लेंगे, टोटल वर्क डन निकलेगा। ठीक है, ये केवल न्यूमेरिकल्स में काम आएगा, इसको कोई डेरिवेशन वगैरह कुछ नहीं आएगा, समझना चाहिए। लेकिन लिखो, लेट द बॉडी बी डिस्प्ले, बहुत थोड़ा लिखवाऊंगा, 2-4 लाइन बस, 2 बार बताऊंगा तो चिंता ना कर तू, लेकिन चलने मत दियो मुझे यार। लेट ए बॉडी बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, लिखते जा। लेट ए बॉडी बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, under the influence of a variable force F. Let a body be displaced from point A to B under the influence of a variable force F. Full stop. When it was being displaced, small work done by it from M to N, small work done by it from M to N, dW is equal to F dot ds। आगे लिखो, therefore total work done from A to B खत्म। इतना से लिखना था बस। क्या कर रहे हैं तेजस बाबू, बॉडी यहाँ इनिशियली खड़ी हुई है, फाइनली यहाँ पहुंचा दिया, लेकिन इस दौरान अगर फोर्स कांस्टेंट होती तो मैं वर्क सिर्फ लिखता F इंटू एस, कितनी फोर्स लगाई, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, बात खत्म हो जाती। लेकिन ये फोर्स लगातार बदल रही, वेरिएबल फोर्स है, और अगर ये फोर्स बदल रही है तो हमने इसका एक तरीका निकाला। हमने क्या करा, हमने कहा हम कहीं जब रास्ते में ले जा रहे थे हम उसको, तो हम कहीं N पॉइंट पर थे, N पॉइंट पर कितनी फोर्स लग रही थी, F। उस F फोर्स से हमने थोड़ा सा कितना सरका दिया इसको आगे, ds, तो थोड़ा सा वर्क डन किया होगा, वो थोड़ा सा वर्क डन किसके बराबर आएगा। अब क्यों ना मैं यहाँ से यहाँ लाने में थोड़ा सा वर्क डन हुआ होगा, यहाँ से यहाँ लाने में थोड़ा सा वर्क डन हुआ होगा, यहाँ से यहाँ लाने में थोड़ा सा वर्क डन हुआ होगा, सारे वर्क डन अगर मैं यहाँ से यहाँ तक निकालता जाऊँ और उनको जोड़ लूँ तो टोटल वर्क डन आ जाएगा पूरे रास्ते का। जोड़ने का क्या मतलब होता है, हमने क्या करा, F डॉट ds पूरे रास्ते करते गए, कहाँ से शुरू किया और कहाँ तक ले गए, ठीक है। इतना ही करना है अभी के। आगे लिखो, ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड। ये आ गया फोर्स, ये आ गया डिस्प्लेसमेंट। बनाइए, अब आप देख सकते हो फोर्स एक सी नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, फोर्स बढ़ रही है, घट रही है, अलग अलग हो रही है, अलग अलग बॉडी टाइम पे डिस्प्लेसमेंट पे अलग अलग बॉडी की फोर्स आ रही है। लिखिए फटाफट, बिल्कुल सिमिलर बना लिया हमने जैसे हमने पहले किया था। अगर आप इस ग्राफ को रीड करोगे तो ये वैसा ही ग्राफ आ गया, बिल्कुल वही वैल्यूज ले लिए हमने। कभी कभी अच्छे काम करता है।
इसको मैं mn ले लेता हूं जो अभी आपने लिए थे, m डैश n डैश। m डैश n डैश। देखो सेम, आपको बॉडी को कहां से लेके जाना था, S1 से कहां तक लेके जाओगे, S2 तक, है ना। अच्छा, फोर्स लगातार बदल रही है। जब रास्ते में ले जा रहे थे तो किसी पॉइंट M पर उस पर फोर्स कितनी थी, F। यहाँ छोटा सा एक अजम्पशन लिया है मैंने, अज्यूमिंग फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ds। थोड़े से डिस्प्लेसमेंट के लिए हमने फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मान लिया है ही कितना सही, फिर वही बात इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल, बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा है। हमने क्या करा, इसके लिए वर्क डन निकालेंगे। वर्क डन कैसे निकलेगा, F डॉट ds। चलो देखना ध्यान से, अगर मैं इसको एक रेक्टेंगल अज्यूम कर लूं, क्योंकि देखो इधर तेजस, अगर m और n पॉइंट कितनी दूर है, बहुत ही पास है। अभी हमने देखा m और n पॉइंट तो बहुत ही पास है, तो ये लाइन तो ऑलमोस्ट स्ट्रेट ही हो गई, तो ये रेक्टेंगल ही बन गया। अगर इस रेक्टेंगल की लेंथ देखो तो कितनी आई, f, और इसकी ब्रेड्थ कितनी आई, तो f इंटू डी एस क्या देगा मेरे को, एरिया देगा। लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या देगा, एरिया। और f इंटू डी एस क्या देता है, वर्क डन। वर्क डन। तो ऐसा काम ना करूं मैं, बार बार ये स्ट्रिप्स बनाता चलता हूँ, इसका एरिया निकाल लेता हूँ, फिर एक स्ट्रिप बना लेता हूँ, फिर इसका एरिया निकाल लेता हूँ, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसी ऐसी रेक्टेंगल्स के एरिया निकालता जाता हूँ और सब कुछ जोड़ लूँ। भाई एक रेक्टेंगल की स्ट्रिप का एरिया आपको पता लग गया कि वर्क डन दे रहा है। कैसे पता लगा वर्क डन दे रहा है, ये फोर्स दे रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट है। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क डन होता है। वर्क डन होता है। और L इंटू पी क्या होता है, एरिया। इसका मतलब इसके नीचे का एरिया, इसके नीचे का एरिया जो है वो क्या दे रहा है, वर्क डन दे रहा है। तो हमारा काम बन गया। ऐसी पतली पतली स्ट्रिप्स बनाते चलिए और सबका एरिया निकालते चलिए। हम मना नहीं कर रहे। और यहाँ पर जो फोर्स हो इंटू डिस्प्लेसमेंट, यहाँ जो फोर्स हो इंटू डिस्प्लेसमेंट, यहाँ जो फोर्स हो इंटू डिस्प्लेसमेंट। पिछली बार आपने गौर किया, जो हमने इंटीग्रेशन किया उसमें मैंने फोर्स को कहीं बाहर निकाला, बाहर निकाल भी नहीं सकता, वेरिएबल फोर्स है। अगर मैं ये लिखता तो तुम्हें डाउट आना चाहिए था, सर ये क्या कर रहे हो, है ना। फोर्स कांस्टेंट नहीं था, फोर्स यहाँ भी कांस्टेंट नहीं है। हमने तो सिर्फ छोटा सा फंक्शन लिया यहाँ पर केवल कि भैया F और ds में कोई एंगल नहीं है यहाँ पे, बस इतना कर रहे हैं, नहीं तो बार बार एंगल लेना पड़ेगा, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, इससे क्या पता लगा, एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ गिव्स वर्क डन। तो हम टोटल का एरिया निकाल लेंगे, खत्म। एक क्वेश्चन करा देता हूँ साथ साथ, तो आपके अंदाजा लग जाएगा कि क्या कर रहे हैं। परीक्षा एग्जाम हो गए, ये बच्ची है आई है कि नहीं आई है, नहीं आई ना, कहाँ है आवाज तो आने नहीं हुई। बेटा इतने शांत मत रहा कर, थोड़ा थोड़ा तो बोलती रहा कर, कम से कम पता लगे क्लास में प्रेजेंस भी है तेरी। तनिष्का को देख कितना शोर हो जाती है, उनसे हम पता रहता है कि क्लास में है कोई, ऐसे होना चाहिए। देखिए ये कुछ बना रहा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ। साहब थोड़ा सा ध्यान से करिए, वैल्यूज दे रहा हूँ मैं आपको सारी। फाइव 10 15
जुलवा हो गए? Yes. ये तो तेरे को छोटे छोटे से लग रहे होंगे आपको। सर जो आपने पहले स्टार्टिंग क्वेश्चंस कराए थे पैकेज में कौन से कराए थे मैंने? वर्क और कब करा दिए? नहीं मतलब आज ही जो भी कराए स्टार्टिंग में हाँ। वो सारे पैकेज में थे। अच्छा थे, चलो ए बी क्यू डी। फाइंड द वर्क डन, बस सीधा से साधा। अब देखो, ओए तेजस इधर देख, वर्क डन यहाँ पर देख रहा, 1 से 2 तक की डिस्प्लेसमेंट में फोर्स कितनी है? 10। डिस्प्लेसमेंट 1 से डिस्प्लेसमेंट 2 तक फोर्स कितनी है? यहाँ भी 10 है और यहाँ भी 10 है, कांस्टेंट रही। उसके बाद बढ़ गई, 2 से 3 के बीच में फोर्स 10 से कितनी हो गई? 15 हो गई। फिर डिस्प्लेसमेंट 3 से 4 में फोर्स 15 से 0 हो गई। फिर डिस्प्लेसमेंट 4 से 5 में, और ये कितना नीचे गई? -15। कहता है वर्क डन निकाल दो, निकाल दो। रॉबिन, एरिया अंडर ग्राफ क्या देता है? बस इसी का यूज कर ले बेटा। जितने भी एरियाज ऊपर हैं वो सब पॉजिटिव हैं, जितने एरियाज नीचे हैं वो नेगेटिव हैं। तो जब टोटल वर्क निकालिएगा, इसका एरिया निकालिए, इसका एरिया निकालिए, इसका एरिया निकालिए, इनको जोड़ लीजिए, उसमें से ये वाला एरिया माइनस कर दीजिए। सिंपल, पूरा वाला क्वेश्चन। एरिया माइनस, क्या उनका कह रहे हो? वाला एरिया ऊपर वाले सारे एरिया पॉजिटिव है, नीचे वाले एरिया माइनस में आ गए, माइनस कर दो। निकाल लेते, निकाल लीजिए प्लीज, 2 मिनट लगेंगे। कितना आंसर आया? पिछला वाला पूरा कर लीजिएगा पहले। कितना? कितना आया आंसर? हाँ 22.5। ठीक है, इसका ये तो दिख ही रहा है, 10 × 2 हो गया 20, 10 × 1 सॉरी 10 × 1 10 हो गया, मेरे से गलती हुई। प्लस हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स कितना है? 10 और 15 25 × 1। इस ट्रेपीजियम का निकल आया। ट्राइंगल का निकालिए, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये भी निकल गया। इसमें से माइनस कर दीजिए, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये तो वैसे कट गया। ये ना आपके पास 22.5 आंसर आया। करना ही कैसे, कैलकुलेट क्यों करो? अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दिया, लिखो फटाफट। पिछले क्वेश्चन में कोई दिक्कत? तो मैं हटा दूं, पिछला वाला हटा दूं? पिछला वाला कोई लिख तो नहीं रहा? तेजस समझ में आ गया पिछला वाला? पहली बात, इसको ध्यान से देखो,
ये क्या कह रहा है? एक पार्टिकल एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है। पहले इधर देखो प्लीज प्लीज प्लीज। पार्टिकल एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है, फ्रॉम x = 0 टू x = 5 जाना है। जैसे जैसे x की वैल्यू बदलूंगा फोर्स का क्या हो बदलेगी, 1 आएगा, 1.5 आएगा, 1.7 आएगा, 1.8 आएगा, तो फोर्स बदलेगी। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स कैसे निकालते हो? आज ही निकाला है। इंटीग्रेट करोगे f dx को, कहां से? जहां से चले थे और जहां पहुंचना चाहते हो, इंटीग्रेशन क्वेश्चन। ये तो करा आज हमने, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। क्या ये बात समझ में आ गई? जैसे जैसे x बदलेगा क्या बदलेगी? फोर्स। और f dx का इंटीग्रेशन क्या देगा आपको? टोटल वर्क डन दे देगा आपको। करिए फटाफट। क्या कह रहे हो? एक ही बात है, x है ना डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ किस तरफ मूव कर रहा है? इसकी। 0 से 5। याद है कैसे करते हैं या भूल गए? 7 को बाहर कर लीजिए, dx बचा। 2 को बाहर कर लीजिए, x dx बचा। और 3 को बाहर कर लीजिए, x² dx। जिनको इंटीग्रेशन फिर भूल गए फिर देख लो, एक ही रूल लगाते हैं ज्यादातर हम, सिंपल वाला, x की पावर n+1/, ठीक है। dx का इंटीग्रेशन क्या आएगा? x। लिमिट्स हो गई 0 से 5। x की पावर कितनी है? 1, तो x²/2, 0 to 5। ये क्या हो जाएगा? x³/3। कैसे करेंगे आगे? ध्यान से देखिएगा जिनको नहीं पता है। पहले x की जगह अपर लिमिट डालेंगे, माइनस लोअर लिमिट डालेंगे। ये तो 2 कट ही गया। x की जगह अपर लिमिट डालेंगे, x की जगह लोअर लिमिट डालेंगे। x की जगह अपर लिमिट, 3 तो कट ही गया। फाइनल आंसर आ गया, इसको प्लस माइनस कर लीजिए। 130, हाँ 135। हटा दो। कुछ ऐसी चीज जो समझ में नहीं आई? नहीं, ऊपर की लाइन हटा दो, सिर्फ ऊपर वाली। क्वेश्चन नंबर 3, ये रिलेशन दिया हुआ है आपको डिस्प्लेसमेंट और टाइम t के बीच में। फॉर अ बॉडी ऑफ मास 3 kg, 2 kg लिख लो। x मीटर में है, टाइम सेकेंड में है, ठीक है जी। अब कहते हैं कैलकुलेट द वर्क डन बाय बॉडी इन फर्स्ट 2 seconds। कैलकुलेट ओरली हो जाएगा ऑलमोस्ट। क्या करें? क्या करें? तेज तो बोलिए, तेज तो बोलिए, क्या कह रहे हैं? कौन से क्वेश्चन में? हाँ, जब नहीं होता है तो ये ऐसे मान के चल लिया करो, ठीक है ना। कैलकुलेट द वर्क डन। वैसे भी मेरे बच्चे ऐसे करने की जरूरत नहीं होती है। जब हम चीज़ों को इंटीग्रेट करते हैं, जैसे हम dx को इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो dx 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 इंटीग्रेट करते करते क्या बनेगा? ऑब्वियसली, ठीक है ना। कैलकुलेट वर्क डन बाय बॉडी
इन फर्स्ट 2 सेकेंड्स। अगर समझना है तो कोई दिक्कत नहीं है, x की बार 0 लगा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अपर लिमिट पहले रखेंगे, फिर माइनस लगाएंगे, फिर लोअर लिमिट लिखेंगे। इंटीग्रेशन समझ आ गई? किसी और को डाउट? जी कैसे आ रहा है? वर्क डन का फॉर्मूला है, वर्क का फॉर्मूला हो गया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का फॉर्मूला हो गया मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसमें डिस्प्लेसमेंट तो देने रखा, कैसे करेंगे? t³/3 दे रखा है। चलो आपको x दिया हुआ है t³/3, ये है क्या? अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो क्या मिलेगी? कैसे डिफरेंशिएट होता है? 1/3 को तो छोड़ दीजिए, 3 पहले आ जाता है और ऊपर एक 3 कम हो जाता है, यानी वेलोसिटी आ गई t²। अगर हम वेलोसिटी को एक बार और डिफरेंशिएट कर दें तो क्या आएगा? एक्सेलरेशन। इस 2 को पहले ले आइए तो एक्सेलरेशन आ गया 2t। अब बताइए क्या करूं? फोर्स हो गया मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स आ गई। अब क्या करूं? बताते जाइए, वर्क डन निकलवाइए। टाइम कितना देर था? आ रहा है आंसर से? कहाँ 16 सेकेंड आ रहा है? तो तुम बताओ, तुम बताओ। हाँ तो ये आएगा भी नहीं ना, जब आप देख रहे हो डिस्प्लेसमेंट और टाइम। ये सॉरी निकलवाओ तुम करो। फोर्स आ गया 4t। अब बताओ क्या करो? सबसे पहली चीज इस पर नजर डालो। गुप्ता जी पहले इधर देखो। इन्होंने कहा डिस्प्लेसमेंट दे रखी है, वेलोसिटी निकाल ली, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकाल लिया। यहीं से ही पता लग रहा था वैसे तो, लेकिन फोर्स के इसमें भी टी आ गया। अब इसका मतलब समझो, इसका मतलब है फोर्स डिपेंड्स ऑन टाइम। इसका मतलब है फोर्स वेरीज विद टाइम। इसका मतलब कैसी फोर्स है? वेरिएबल फोर्स। और वेरिएबल फोर्स जब होती है तो हम वर्क कैसे निकालते हैं? ठीक है, कहाँ से कहाँ तक? 0 से 2 सेकेंड्स तक। 0 से 2 सेकेंड्स करवाइए। F कितना लिख दिया आपने? 40। ds x को क्या लिखूं? बताइए, जब तक वेरिएबल्स पुट करने नहीं आएंगे आंसर तो निकल आया, कैसे करूं? मेरे से उम्मीद मत करिए, सॉल्यूशंस मेरे को मैं अगर दे दूंगा तो फायदा क्या, फिर तुम्हारा दिमाग चलेगा ही। यहाँ तक मुझे समझ में आ गई बात के F4T है मतलब वेरिएबल फोर्स। आगे आप बताइए। होएगा ना उसमें, तो बिल्कुल ठीक जा रहे हो। dx/dt आ गया t², यहाँ से dx निकल गया t²dt। अब आप जब इसको वर्क डन को निकालेंगे तो आप लिखेंगे f dx।
फोर्स कितना है तुम्हारा, 40. ये रहा 4t, और dx कितना निकाल चुके हो, t स्क्वायर dt, और टाइम आ गया यहाँ पर वेरिएबल, पहले 2 सेकंड में निकालना है, कितना आया, 4 बाहर हो गया, इसका t की पावर 4/4. क्या करेंगे राव साहब, t की पावर 4/4, एक पावर ऐड करेंगे और नीचे भी 3+1 करेंगे, और लिमिट लगा देंगे 0 से 2 की पावर 4 कितना होता है 16 जूल, 16 जूल। करिए फटाफट जल्दी से, आई क्या बोला, एक बात बता दो, इसकी थ्योरी पढ़ोगे ना तो खुद भी बैठ के, तो बहुत आसान है चैप्टर, बहुत आसान है, और जब न्यूमेरिकल्स करोगे तब तुम्हें ज्ञान चक्षु खुलेंगे, चीज़ें अप्लाई कैसे करनी है। इसमें थ्योरी इतनी ही है जितनी 9th में थी, एक कोलिजन वाला पार्ट छोड़ दो, तो जो 9th में पढ़ कर आए हो ना वही है। वर्क एनर्जी थ्योरम कराऊंगा, वो तुम 9th में कर चुके हो कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, सेम बिल्कुल वर्ड टू वर्ड वही है, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन बदल गई है। अब आप डिफरेंशिएशन कैलकुलस घुसा देते हैं उसके अंदर, अदरवाइज तो चीज़ें वही आ रही हैं सर। ये भी आप कर चुके थे वहां पर, वहां सिर्फ इतना होता था 9th क्लास में, ये फोर्स देते थे, ये डिस्प्लेसमेंट देते थे 5 मीटर, ये 2 न्यूटन, कहते हैं कैलकुलेट द वर्क डन, बस वहाँ इतना फर्क होता था कि फोर्स हमारी बदलती नहीं थी, वर्क डन कांस्टेंट थी। वहाँ ये तो हमने वहाँ भी करा था कि एरिया अंडर एफएस ग्राफ गिव्स वर्क डन, आप फोर्स और डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई करिए, आपका आंसर निकल आएगा। अब सिर्फ फर्क क्या हो गया है, कहते नहीं यार ऐसे नहीं है, ये ऐसे है, फोर्स बदल गई, क्या हो गया, तो कौन से आप बता, कुछ नया नहीं पढ़ रहे हैं, कुछ नया नहीं, घबराइए नहीं। आगे लिखिए कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होती है, जो पाथ पर डिपेंड नहीं करती, फोर्सेस पाथ पर डिपेंड नहीं करती। लिखिए जो अब तुम बोल रहे हो फोर्सेस की बात नहीं है, वर्क डन बाय दीज फोर्सेस और वर्क डन अगेंस्ट दीज फोर्सेस डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ पाथ फॉलोड, बट इट डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन। तो कैसे मुंह बना रहे, क्या करा रहे, सुनो ध्यान से। कंजर्वेटिव फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं जिनके द्वारा किया गया काम या जिनके अगेंस्ट किया गया काम पाथ पर डिपेंड नहीं करता, पाथ पर डिपेंड नहीं करता। जैसे मैं सिंपल एग्जांपल आपको एक लेता हूँ, ये ग्राउंड है, ग्राउंड से आपने एक बॉक्स को उठा के यहाँ ले गए, एक तरीका, ग्राउंड से बॉक्स को उठा के आप यहाँ पे आपने वो लगा लिया, प्लैंक लगा लिया, पट्टा लगा लिया, इसको यहाँ से उठाया यहाँ ले गए। दूसरा तरीका, एक तरीका तो क्या था सीधे ले, एक तरीका था क्या प्लैंक के ऊपर रखा और ऐसे धक्का मार के ले गए, एक तरीका क्या था सीढ़ियों से चले गए, ये भी 9th में किया हुआ है आपने, यहाँ तक पहुँच गए। अब रास्ते तो अलग अलग है, पाथ तो अलग अलग है, हर बार आप ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क कर रहे, ध्यान दे इधर, ध्यान दे इधर, सुनने पे ध्यान दे, नोट्स में कुछ नहीं मिलेगा, छोड़ दे उसको, तो बेटा छोड़ दे, पहले पढ़, सुनने पे ध्यान दे। ये एक रास्ता था, ये दूसरा रास्ता था और ये तीसरा रास्ता। तीनों ही केस में आपको वजन तो उठाना ही पड़ा, वजन उठाया यानी ग्रेविटेशनल फोर्स किधर खींच रही है, बॉडी का वेट किधर, और आप किधर लेके जा रहे हो, सिर्फ रास्ते अलग अलग। अगर तीनों केस में वर्क डन सेम आया, इससे क्या पता लगेगा कि आपको सिर्फ इससे फर्क पड़ता है कि कहाँ से चले थे और कहाँ पहुंचे, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस रास्ते से पहुंचे, किस रास्ते से पहुंचे। वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड on the nature of path followed by the body. It depends only on
द पोजीशन, इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन। इस केस में वर्क डन निकालो। वेट किधर है, mg किधर है, कितना ऊपर ले गए, मान लो h हाइट तक ले गए, तो आपका डिस्प्ले, आपका वर्क डन कितना आ गया, आ गया। इस केस में बताइए क्या होगा, जब आप बॉडी को ऊपर लेकर जाओगे तो mg का कौन सा कंपोनेंट नीचे होता है? अरे अब तो बहुत क्वेश्चंस करवा दिए, mg sin थीटा। ठीक, ये कितना है, h, लेट अस से ये l है डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस है, l। तो आप यहां से यहां तक लेकर गए हो, कितना वर्क डन किया आपने, इनटू l, ये किया आपने। अगर मैं यहां से साइन थीटा की वैल्यू निकाल दूं तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और जैसे ही इसको यहां पुट करेंगे, ये देखिए l कट गया, ये वर्क डन फिर कितना आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब आप इसको ऐसा कर लो, ये थोड़ा मैंने ज्यादा बड़ा बना दिया, ऐसे कर लो, ठीक। फोर्स कितनी लगा रहे हो ऊपर चढ़ाने के लिए, कम से कम mg sin थीटा, और कितना लेंथ लेकर जाओगे ऊपर, यहां से लेकर जाना है ना, यहां तक लेकर जाओगे, कितना डिस्प्लेसमेंट चलोगे, l, इसलिए l। इसकी हाइट h1 मान लो, इसकी हाइट h2 मान लो, इसकी हाइट h3 मान लो। पहले आप बॉक्स को यहां ले गए, फिर यहां ले गए, फिर यहां ले गए। इस केस में वर्क डन कितना आएगा, इस केस में, और इस केस में mgh3, तीनों को जोड़ो, mgh1। अगर मैं इस वर्क डन को नेग्लिजिबल मान लूं, जो इधर की तरफ चलेगा, तो कितना वर्क डन आ गया। आप रास्ता कोई भी चूज करो, ग्रेविटी के अगेंस्ट जो आपने काम किया वो रास्ते पर डिपेंड करता ही नहीं है। और ऐसी फोर्सेस जिनके द्वारा किया गया काम या जिनके अगेंस्ट किया गया काम रास्ते के पाथ पर डिपेंड नहीं करता कि कौन सा पाथ आपने चूज किया, कौन सा पाथ आपने चूज किया। तो ऐसी फोर्सेस को कंजर्वेटिव फोर्स, conservative forces are those forces such that the work done by them or against them does not depend on the nature of path followed, but it depends only on the initial and the final positions. Conservative force, ठीक है, बहुत सारी आएंगे अभी। एक एग्जांपल लिख लिया आपने कंजर्वेटिव फोर्स का, क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, लिख लिया है बेटा, बोल। इस केस में यहां से यहां ले गए mgh1, h1 h2 h3 ऐड करोगे तो कितनी आ गई, है ना। मैंने इधर की तरफ जो थोड़ा सा चले उसमें वर्क डन को नाक के बराबर माना। आगे अदर एग्जांपल्स में और लिख लो। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगले साल फर्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। तेजस तू लिखता है इतना स्लो क्यों है भाई? ये वीडियो के वॉच टाइम तो ही बढ़ा रहा है क्या? बाद में रिपीट करके देखता है। लिखो आगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। तीसरा लिखो, फोर्स इन एन इलास्टिक स्प्रिंग। फोर्स इन एन इलास्टिक स्प्रिंग, टू चार्जेस। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगले साल पढ़ोगे। ग्रेविटेशनल फोर्स का तो पूरा चैप्टर ही आ रहा है आगे, और ये वाला पार्ट करोगे अभी। तीसरा वाला क्या? फोर्स इन एन इलास्टिक स्प्रिंग। एक छोटा सा नोट और ले, कंजर्वेटिव फोर्स का डेफिनेशन लिखवाऊं क्या?
लिखवाऊं? Conservative forces are those forces such that the work done by them or against them does not depend on the path followed. It depends on initial and final positions of the body. ठीक है? एक छोटा सा नोट लिख लो. Work done by a conservative force. Work done by conservative force in moving a body. In moving a body through any closed path or round trip is राउंड ट्रिप उसे कहते हैं, हमेशा गोल नहीं. तू घर से यहाँ आया, यहाँ से वापस चला जाएगा, राउंड ट्रिप हो गया तेरा ये. ठीक है ना? इज जीरो. बहुत काम आएगा, ध्यान रखिएगा. देखो राउंड ट्रिप कैसे हुआ? आप यहां से चले, आपको यहां जाना है, वेट किधर था? ठीक. और आपका डिस्प्लेसमेंट किधर था? ऊपर. कितना एंगल आ रहा है? 180. वर्क डन का फॉर्मूला एफ एस कॉस 180, तो माइनस एफ एस हो गया. अगर मैं इसको फोर्स बोल दूं तो हो गया. अब बॉडी को नीचे आने दो. अब जब बॉडी नीचे आएगी तो वेट भी नीचे को ही है और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे को ही है. वेट मतलब फोर्स, समझ रहे हो कि नहीं? तो वर्क डन कितना आएगा? एफ एस कॉस 0. ये वर्क आ गया, ये वाला वर्क आ गया. और W1 प्लस W2 करोगे तो कितना आएगा? ठीक है. कंजर्वेटिव फोर्सेस में राउंड ट्रिप में किया गया वर्क 0 आता. 0 आता. तेजस बाबू कर लो. क्या हो गया? आज एनर्जी डाउन है, बड़े दिन बाद रैगिंग हो रही है. समझाऊं? दोबारा समझाऊं? अरे दोबारा समझाऊं? एक और नोट लिखो, ये भी काम आएगा. लिख रहे हो क्या अभी? लिख लो, चलो लिख लो. इसका दूसरा एग्जाम्पल है वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन. इसका दूसरा एग्जाम्पल है, लिखिए, अभी लिखना नहीं, लिखना नहीं. इसी तरह का दूसरा एग्जाम्पल है वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन. देखिए तो, आप बॉडी को यहां से यहां लेकर गए, डिस्प्लेसमेंट इधर, फ्रिक्शनल फोर्स इधर, वर्क डन कितना है? ठीक है. आप अभी इधर ले गए, इधर ले गए. अब आप बॉडी को किधर लेके आ रहे हैं? फ्रिक्शन किधर लग रहा है? वर्क डन कितना हुआ? दोनों को जोड़ो, कितना वर्क डन हुआ टोटल? ये तो 0 नहीं हुआ. अरे तो एग्जाम्पल कैसे हुआ ये? इससे हमने ये सीखा कि फ्रिक्शन फोर्स इज नॉट अ कंजर्वेटिव फोर्स. लिख लो, लिख लो. एग्जाम्पल नहीं है. उत्तर जी, राउंड ट्रिप लिया हमने. राउंड ट्रिप मतलब पहले आप एक तरफ गए, फिर आप दूसरी तरफ आए. तो राउंड ट्रिप में वर्क डन कितना आना चाहिए था? 0. अगर ये फोर्स कंजर्वेटिव होती तो, लेकिन ये फोर्स कंजर्वेटिव नहीं है, इसलिए वर्क डन 0 नहीं आया. किस में आया था? पिछले वाले में आया, ग्रेविटेशनल फोर्स में. आप पहले ऊपर लेकर गए, फिर आप बॉडी को नीचे लेकर आए, तो आपने देखा वर्क डन कितना आ गया? 0. अब की बार नहीं आया. ध्यान रखिए. एक और कई बार नाम आते हैं, रेडियल फोर्स, सेंट्रल फोर्स. जैसा नाम है वैसी ही फोर्स है. जैसे आप पिछले साल पढ़ते थे
एक बॉडी ये आ गई, एक बॉडी ये आ गई, दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है। तो कैसे ये फोर्स किस लाइन के अलोंग लगती है? जो लाइन इनके सेंटर्स को जोड़ती है। ये फोर्स, ये वाली ऑब्जेक्ट इसको अपनी तरफ ऐसे खींचे, ये वाला ऑब्जेक्ट इसको अपनी तरफ इस लाइन के अलोंग ऐसे खींचेगा, सेंटर टू सेंटर लग रही है ना, तो नाम हो गया सेंट्रल फोर्स। रेडियल फोर्स भी कह सकते हो, अलोंग द रेडियस लगी है। ठीक है, आगे आगे जाओगे तो और इसके एग्जांपल्स आएंगे, समझ में भी आने लगेगा कहाँ हम रेडियल फोर्स कहते हैं, कहाँ हम सेंट्रल फोर्स कहते हैं। क्या कह रहे हो आप? अगर ये कंजर्वेटिव फोर्स होती तो इसका वर्क डन टोटल में 0 आता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसलिए फ्रिक्शन वर्क डन, इसलिए फ्रिक्शन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं। पिछला एग्जांपल जो आपने बनाया वो ग्रेविटेशनल फोर्स का था, उसमें राउंड ट्रिप हुआ, पहले बॉडी को नीचे से ऊपर ले गए, फिर ऊपर से नीचे लाए, उस केस में वर्क डन हमने निकाला कितना आया? 0। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स एंड अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स जो भी आप निकालोगे, ग्रेविटेशनल फोर्स कैसी आएगी? ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन कितना आएगा? 0। कौन से ट्रिप में? राउंड ट्रिप। राउंड ट्रिप में क्लोज्ड पाथ भी कह सकते हैं। ऑल सेंट्रल फोर्सेस आर कंजर्वेटिव इन नेचर। बड़ा बड़ा लिख लो, याद रह जाएगा। सब कैसे देखोगे तुम छोटे छोटे? ऑल जूम कर लोगे, और ऐसे ऐसे करके कॉपी भी होने लगे। ऑल सेंट्रल फोर्सेस आर कंजर्वेटिव इन नेचर। बहुत घने बादल आए हैं। अब तुम्हारे टेस्ट शुरू करूंगा मैं, बहुत दिन हो गए हैं टेस्ट नहीं हुए, अगले हफ्ते से टेस्ट शुरू कर दूंगा लगातार। आगे लिखिएगा पावर। मुझसे ले रहा कौन सा चैप्टर? मतलब चैप्टर का नाम है वर्क पावर एनर्जी। अभी टेस्ट कौन सा? पहले लूंगा लॉज ऑफ मोशन का, उसके बाद फिर आगे जो तुम कहते जाओगे। देखो जब तक टेस्ट नहीं दोगे ना, तुम्हारी स्कूल की तैयारी नहीं होने वाली, मैं पहले बता रहा हूँ। टेस्ट दो, रेगुलर दो, जितने टेस्ट दोगे उतनी तैयारी होगी। इस प्रेशर मान के चलोगे एग्जाम, स्कूल का एग्जाम, तब तो उसके बिना काम नहीं बनेगा। नहीं। पावर क्या होता है? पावर हमें 100 ईंटें छत पे लेके जानी, ठीक है? छत पे लेके जानी 100 ईंटें, मुझे भी लेके जानी है और मेरे दोस्त को भी लेके जानी, रॉबिन को। सृष्टि से कंपेयर मत कराए, इतना ही बुढ़ा नहीं हुआ, ठीक? अब हमें ईंटें लेके जानी है ऊपर की तरफ। मैंने वो काम 10 मिनट में कर दिया, रॉबिन को 1 घंटा लग गया। समझ में आ गया तुम्हें पावरफुल कौन है रॉबिन? इसका मतलब काम तो वही हुआ, काम तो वही हुआ, लेकिन किसने टाइम ज़्यादा ले लिया? एक आदमी ने टाइम ज़्यादा ले लिया, एक ने टाइम कम ले लिया। वही काम। अब आपके घर में मोटर लगी हुई है, ऊपर टैंक लगा हुआ है, उस टैंक में एक मोटर है 20 मिनट में पानी चढ़ा देती है, और एक लगी रहती है 1 घंटे तक टर चलती रहती है धीरे धीरे। इसका मतलब कम पावरफुल मोटर है। पावरफुल बोलते हो ना, पावरफुल मोटर है, बड़ी मोटर है, छोटी मोटर बोलते हो आम भाषा में आप लोग। अदरवाइज क्या कहना चाह रहे हैं? यही तो कहना चाह रहे हैं कि पावरफुल मोटर है। पावर का मतलब वही काम, एक मोटर 30 फुट पानी फेंक के दे रही है आधे घंटे में, एक फेंक के दे रही है 1 घंटे में। पावरफुल कौन सी हुई? आधे घंटे वाली, जो कम टाइम ले रही है। अब इसीलिए आप कहते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर। पावर आप लिखते हो वर्क डन, कितना काम किया, टाइम टेकन टू डू वर्क। वर्क की यूनिट जूल, टाइम एस मत लगाइए, और पावर की यूनिट हो गई 1 वॉट। बारिश भी आ कुछ ज़्यादा ही मेहरबान होंगे लोग, पूरा रिचार्ज कर देंगे तुम्हारी ज़मीन के पानी को। दिल्ली में देखो क्या हालत हो रही है, लाल किले तक पानी घुस गया। एक्चुअली में यमुना यहीं तक होती थी पहले।
नहीं, यमुना का जो एरिया है ना वो पहले यहीं तक ही था। यमुना यहाँ तक पानी हुआ करती, जो रिंग रोड है तो पानी पूरी यमुना में होती है। ये यमुना का एरिया था, इतनी बड़ी यमुना हुआ करती थी। अब बाढ़ में सिर्फ वही लोग ज़्यादातर डूब रहे हैं जहाँ पर जो इस एरिया में आ रहे हैं। वर्क डन किसके बराबर हो गया? 1 जूल पर सेकंड। अब देखो ये इतनी सिंपल चीज़ें, अपने घर में लेते हो बल्ब लगाते हो, ट्यूबलाइट्स लगाते, कितने वोट की ट्यूबलाइट होती है? ये नहीं पुरानी वाली जो होती थी हमारी, ये तो इलेक्ट्रॉनिक आ गई। 40 वॉट की। 40 वॉट की ट्यूबलाइट का मतलब ही क्या होता है? 40 वॉट की ट्यूबलाइट का मतलब है ये 40 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी सर 0 वॉट की तो होती है। 1 सेकेंड में कंज्यूम कर लेगी। 0 वॉट का तो बल्ब आता है। 0 वॉट का कोई बल्ब नहीं आता है। सर आता है, मैं आपको बताता हूँ वो ले लेते हैं। बेटा, कॉमर्स वाले मांगे तो शर्म समझ में आती है। अगर आप एक बात बताइए, पीसीएम वाले बच्चे होके आप कहते हैं अंकल 0 वॉट का बल्ब दे दो, अगर कोई पढ़ा लिखा दुकान से बैठे वो चांटा मारे खींच के बोल 0 वॉट का मतलब समझते हैं आप? अच्छा एक बात नहीं, 0 वॉट वाले में से रोशनी निकलती है। फिर आप एक काम करिए, 500 0 वॉट के बल्ब घर में लगाइए और सारा दिन खूब मजे लीजिए, क्योंकि वो 0 वॉट का है। 0 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा और रोशनी की रोशनी, ये तो पावर हाउस लग गया बढ़िया फ्री में। 0 वॉट का कोई बल्ब नहीं होता। हम लोगों का आम पहले क्या होता था, सब चीज़ें बड़ी हाई वोल्टेज की होती थी। पंखे 100 वॉट के होते थे। मेरे घर में भी एक लगा हुआ है, मेरी माता जी के कभी टाइम का, मतलब मेरी माता जी शादी हो गई आई थी तब उन्होंने खरीदा वो पंखा, वो अभी तक लगा हुआ है। उसकी वोल्टेज देखोगे 125 वॉट का है। इतना हैवी है कि 2 आदमियों से उठ के तो वो पंखा टांगा जाता है, इतना भारी पंखा है। ये अब वाले तो कोई छोटा भी, हमारा रॉबिन भी टांगते ऊपर पकड़, है ना। लेकिन 0 वॉट कुछ नहीं होता। कैसे हो सकता है 0 वॉट? तुम खुद सोचो, बिना कुछ खाए और वो बिजली आपको लाइट प्रोवाइड करा रहा है। कमाल की चीज़ है। मतलब मीटर 0 और आपने घर में खूब सारे बल्ब लगा लिए 0 वॉट के। ऐसा होता ही नहीं। पता है वो कितने वॉट का होता है? जो मैं यहाँ लगा के रखा हुआ स्टूडियो में, वो 10 वॉट का होता है और उसकी रोशनी बहुत कम होती है। आजकल तो ल्यूमिनोसिटी आप पढ़ते हो, है ना, जो 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज आप लोग पढ़ते हो, उनमें से आती। चलो मैं इतना ही कर लेता हूँ। अच्छा, 0 वॉट कुछ नहीं होता लेकिन